डाइजेशन, हम लोग न्यूट्रिशन चैप्टर देख रहे थे। न्यूट्रिशन चैप्टर में हम लोग आए थे डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन क्या था? तो फूड जो पार्टिकल्स या आइटम होता है उसका टूटना, सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाना या सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाना, ये क्या कहलाता था? डाइजेशन कहलाता था। डाइजेशन जो है उसमें जो प्रोसेस होता है वो दो प्रकार का प्रोसेस होता है। एक मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है कि जो फूड आइटम होता है, मैंने फूड पार्टिकल्स होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ता है, मतलब फिजिकल डाइजेशन होता है, उसमें फिजिकल ब्रेकेज होता है। जबकि केमिकल डाइजेशन जो होता है उसमें जो आपका फूड आइटम होता है उसका ब्रेकेज होता है बॉन्ड लेवल पर। हाँ, जो आपका कंपाउंड है वो बॉन्ड के लेवल पे टूटता है, उसको कहते हैं केमिकल आपका डाइजेशन प्रोसेस। अब हम देखते हैं इन दोनों को थोड़ा थोड़ा, इसमें क्या कर रहे हैं, में क्या क्या चाहिए। मैकेनिकल जो आपका डाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या रचना होता है, क्या क्या कैसे होगा, किसके मदद से होगा। तो मैकेनिकल डाइजेशन जो होता है उसके लिए जो रचना चाहिए, वो रचना या तो हार्ड होगा और साथ ही साथ मस्कुलर मूवमेंट होगा, मतलब मसल्स चाहिए, मूवमेंट होगा वहां पर, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा, जिसके चलते वो चलेगा। और इसमें लार्ज पीसेस जो होता है ना वो स्मॉल पीसेस में बदल जाता है। जबकि केमिकल आपका डाइजेशन होने के लिए हमको क्या चाहिए, या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में या किसी के भी डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होना चाहिए, तो वहां पर इंजाइम्स चाहिए। और इंजाइम्स भी कैसा? हाइड्रोलिटिक। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, H2O। और लिटिक, लिटिक मतलब ब्रेकेज, तोड़ने वाला। तो वैसा एंजाइम चाहिए जो वाटर के उपस्थिति में तोड़ सके। किसको? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल्स में। ये हो गया आपका डाइजेशन प्रोसेस, के क्लास में भी शुरू किए थे। ठीक है। और उसमें कुछ बात बताए थे कि उसमें इंट्रासेलुलर, इंटरसेलुलर होता है, सेल के अंदर होता है, सेल के बीच में होता है। थोड़ा सा उस बात को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि सिंपल एनिमल्स का मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कैसा? यूनिसेलुलर एनिमल, है ना। यूनिसेलुलर जो एनिमल्स है उसी को हम कहते हैं क्या? सिंपल एनिमल्स। जबकि कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में क्या आएगा? मल्टी सेलुलर एनिमल्स आएंगे। अब सिंपल एनिमल्स जो होता है उसमें आपका फूड वैक्यूल होगा, जो कि साइट, डाइजेशन साइट होता है, जहां पर डाइजेशन होता है। और वो पाया कहाँ जाता है भाई? साइटोप्लाज्म में। ध्यान रखना है, इसमें समानता फूड वैक्यूल होता है जिसमें डाइजेशन जो आपका गट का या एलिमेंट्री कैनाल का काम कर रहा है, जबकि हम लोग में कौन काम कर रहा है? वो काम गट कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार आता है कि फूड वैक्यूल जो है, वैक्यूल, फूड वैक्यूल जो है वो गट का या एलिमेंट्री कैनाल का, एलिमेंट्री कैनाल लिख देते हैं, बाद में पूरा कर देंगे इसको। एलिमेंट्री कैनाल जो है, इन दोनों में कोई संबंध है क्या? तो दोनों जो है एनालोगस होता है, ध्यान रखिएगा। दोनों जो है ना एक दूसरे का एनालोगस होता है। एनालोगस, एनालोगस किसको कहते हैं भाई? तो जिसका क्या होगा? ओरिजिन डिफरेंट, डिफरेंट लेकिन फंक्शन जो होता है सेम होता है। अगर ऐसा हो तो एनालोगस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो दोनों एक दूसरे के एनालोगस स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि दोनों को एक दूसरे का एनालोगस स्ट्रक्चर्स कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो आराम से आप बता दीजिएगा कि दोनों को एक दूसरे का एनालोगस ऑर्गन्स कहते हैं, इसका रीजन क्या है भाई? तो ये जो होता है आपका फूड वैक्यूल,
उसका जो ओरिजिन होता है वो अलग है ना, वो साइटोप्लाज्म के अंदर है। जबकि फूड वैक्यूल तो साइटोप्लाज्म के सेल साइटोप्लाज्म के अंदर है। लेकिन जब हम गट का बात करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल का बात करते हैं, तो ये आपका क्या है, इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर है, नली है। अब इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो गट जो है ना, इसका एनालोगस कैसे है, तो दोनों का ओरिजिन आपका डिफरेंट है लेकिन काम सेम है, सेम टू सेम है। ध्यान रखिएगा, एनालोगस स्ट्रक्चर बोलते हैं फूड वैक्यूल को और गट के साथ। अब यहाँ पर चूंकि ये यूनिसेलुलर में फूड वैक्यूल था समान रूप में, तो फूड वैक्यूल जो होता है ना, वो आपका किसमें है, तो हमको अपने सिलेबस के अनुसार जो हम लोगों को पढ़ना है उसमें दो आपका प्रमुख है, एक अमीबा और एक पारामीशियम। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि और ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, ऑर्गेनिज्म और भी है, ईटीसी कर देते हैं यहाँ पर हम, हाँ ईटीसी कर लेते हैं। लेकिन इधर आ जाइए, किसमें, मल्टीसेलुलर में, जहां पर डाइजेशन साइट कौन था, एलिमेंट्री कैनाल था या डाइजेस्टिव सिस्टम था, सॉरी, हाँ डाइजेशन साइट कौन था, डाइजेस्टिव सिस्टम था। यहाँ पर ध्यान रखना है कि डाइजेशन जो साइट है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम जो काम करेगा वो वहां पर कौन कर रहा था, फूड वैक्यूल कर रहा था। अब डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीजों का बना होता है, गट का और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का। उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होता है, साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के में, वो आपका सीधे चले जाते हैं फूड वैक्यूल में और वहां जाकर डाइजेशन करते हैं, पाचन करते हैं भोजन का। जबकि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, पार्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अपने एंजाइम्स को डाल देते हैं किसमें, गट में या एलिमेंट्री कैनाल में, जहां पर भोजन का डाइजेशन होता है। इसमें तो हमको दो प्रमुख पढ़ना है सिलेबस के अनुसार, अमीबा और पारामीशियम। ये शुरू होता है स्पंज से, सिलेंट्रेट, स्पंज, सिलेंट्रेट ऐसे करते हुए एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ऐसे ही फिश, फ्रॉग सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और अंततः जो है ना, ये समाप्त होता है मैन पर, मनुष्य पर, ठीक है। तो अंतिम जो इसका है स्ट्रक्चर वो है मनुष्य। और ये जो है ना हम लोग का सिलेबस में है, तो जिस पर हम लाल टिक मारे हैं, ये तीन स्ट्रक्चर हमको सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। अब हम अमीबा और पारामीशियम में जो आपका न्यूट्रिशन प्रोसेस है उसको देखते हैं। एनिमल्स, चाहे आपका सिंपल एनिमल हो चाहे कॉम्प्लेक्स एनिमल हो, उनमें जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो आपका 5 इवेंट्स को रखता है। एनिमल में 5 इवेंट था। सबसे पहले क्या होने वाला था, इंजेशन। दूसरा में क्या होता है, डाइजेशन। तीसरा में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। और चौथा में क्या होता है, एसिमिलेशन, मिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन। और पांचवा और लास्ट जो इसका इवेंट है वो है इजेशन, इजेशन। ये सब के सब क्या है, इसके इवेंट्स है, घटनाएं हैं जो इसमें होती है और डाइजेशन को पूरा करती है, ठीक है। इजेशन, इवेंट्स इन न्यूट्रिशन, किसमें, एनिमल्स में। तो कोई भी एनिमल्स होगा, चाहे सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, उसमें ये 5 होंगे इवेंट्स। इंजेशन, पीछे देखे थे हम, इंजेशन का मतलब फूड को अपने बॉडी के अंदर लेना। डाइजेशन मतलब कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपल मॉलिक्यूल के रूप में कन्वर्ट करना। तीसरा था एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब जहां पर डाइजेशन साइट था वहां से उसको अपने बॉडी फ्लूइड के अंदर ले लेना। और चौथा था एसिमिलेशन, जिसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब फूड कन्वर्ट कर दिया जाता है अपने बॉडी के मॉलिक्यूल के रूप में, स्ट्रक्चर के रूप में, और यूज किया जाता है उसमें एनर्जी के रूप में,
और उसको अपने बॉडी के रूप में, बॉडी के मॉलिक्यूल के रूप में क्यों कन्वर्ट करते हैं, आपके माथा में आएगा या प्रॉब्लम होता होगा। तो सिंपल सा बात है, उसका रीजन ये है कि वो क्या कर सके, एनर्जी दे सके बॉडी में, रिपेयर कर सके, मेंटेनेंस कर सके, ग्रोथ में भाग ले सके। अब यहाँ पर हम लोग को दो चीज देखना था सिलेबस के अनुसार, अमीबा और पारामीशियम में न्यूट्रिशन देखना था। अमीबा और पारामीशियम का न्यूट्रिशन में थोड़ा सा अंतर है। पहला अंतर ये है कि इसका भी फूड और इसका भी फूड करीब करीब सेम होगा। पहला अंतर तो ये है कि इसमें सिलिया नहीं होता, इसमें सिलिया होता है। सिलिया क्या था भाई, तो सिलिया के बारे में आपको बताए थे कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो सेल पर पाया जाता है। हाँ, बाल नुमा रचनाएं जो कि सेल पर पाई जाती है। इसमें कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होता जहां से ये भोजन को ले सकता है, जबकि इसमें एक खास फिक्स्ड साइट होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो है ना साइटोफिक जो है ना, एज फिक्स साइट होता है। ये यहाँ पर थोड़ा सा इसको सुधार का जरूरत है। यहाँ पर हम लिख देते हैं एज फिक्स्ड साइट फॉर इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड, या इसी को हम इंजेक्शन कहते हैं। तो पारामीशियम में एक जो है ना साइटोफेरिंक्स जो है ना, वो आपका एक साइट है जो फिक्स साइट है, जबकि अमीबा में ऐसा नहीं होता है। ये अंतर है। अमीबा में दो, तो इसमें आपका फिक्स साइट नहीं होता है भोजन लेने का, इसमें फिक्स साइट होता है। इसमें सिलिया नहीं होता, इसमें सिलिया होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है डिफिनिट नहीं होता है, नो डिफिनिट शेप, है ना, लैक डिफिनिट शेप। ध्यान रखिएगा, इसमें इट लैक डिफिनिट शेप, डिफिनिट शेप। कौन भैया, अमीबा। और इसका क्या होता है, डिफिनिट शेप होता है। इसका जो शेप होता है, आकृति होता है, वो डिफिनिट होता है पारामीशियम का। फिर क्या बोल रहे हैं कि इसमें जो है ना स्पेशल साइट भोजन के लिए नहीं है या अनडाइजेस्टेड वेस्ट के लिए नहीं है, लेकिन इसमें क्या देखा जाता है कि अनडाइजेस्टेड वेस्ट हमेशा पोस्टीरियर इंड से, मतलब पिछले इंड से, लेने वाले इंड के विपरीत इंड से निकलता है भोजन, अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहर। और जिस जगह से निकलता है उसको एक शब्द दे सकते हैं, साइटोफिक। आपके मन में आ रहा होगा साइटोफेरिक साइटोफिक नाम क्यों दे रहे हो। साइटो मतलब होता है साइटोप्लाज्म, चूंकि ये यूनिसेलुलर है तो इसके बॉडी फ्लूइड को साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं हम। और फेरिंक्स का मतलब होता है वह स्ट्रक्चर जहां पर भोजन लेने के लिए नली जैसा होता है वो। ठीक है, माउथ के बाद जो स्ट्रक्चर आता है, माउथ कैविटी के बाद, उसको बोलते हैं फेरिंक्स। तो वो नली नुमा रचना जिससे भोजन क्रॉस करता है, अंदर जाता है, तो इसको साइटोफिक भी बोलते हैं, साइटोफेरिंक्स भी बोलते हैं जो भोजन लेने का स्ट्रक्चर था, या माउथ भी बोलते हैं। इसमें होता है जबकि अमीबा में नहीं होता। साइटोफिक होता है जहां से आपका रिमूवल हो सकता है, लेकिन वो भी कोई फिक्स नहीं है, कभी इधर कभी इधर, कहीं से भी पोस्टीरियर इन पर लेकिन ही होगा। अब इसमें भोजन लेने के लिए कौन मदद करता है, स्यूडोपोडिया बनेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनता है। स्यूडोपोडिया क्या है, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन है इसका। ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शंस फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, उसी को स्यूडोपोडिया कहते हैं। और वो भोजन से लेने में मदद करता है, जैसे उंगलियां आपकी होती ना, वैसे उसमें बनता है उंगली नुमा रचना, जो भोजन को ऐसे पकड़ के अंदर लेने में मदद करता है। ठीक है, उभार निकलता है, प्रोट्यूबरेंस निकलता है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का दो काम है। स्यूडोपोडिया यहाँ पर मूवमेंट में भी मदद करता है। ठीक है, इसमें अगर हम अमीबा का बात करें तो यहां पर लिख ले सकते हैं स्यूडोपोडिया
also help in movement या लोकोमोशन, उसमें भी हेल्प करता है। जबकि वहां पर देख लो किसमें, पारामीशियम में, उसमें सिलिया ये काम करता है, लोकोमोशन या मूवमेंट में मदद करता है। अब इसमें भी फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होता है ना, इसमें भी फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होता है, दोनों सेम है। इसमें इंजाइम जो है ना साइटोप्लाज्म से डाले जाते हैं, यहाँ भी इंजाइम जो है ना फूड वैक्यूल के अंदर साइटोप्लाज्म से ही डाले जाते हैं, मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में से। ठीक है, उसके बाद डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड होता है, उसके बाद एसिमिलेशन होता है, दोनों में सेम टू सेम टाइप का, और इजेशन कर दिया जाता है, मतलब कि अनडाइजेस्टेड वेस्ट को फिर बाहर फेंक दिया जाता है। ये आपका कंप्लीट हो गया न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पारामीशियम। अब अगर किसी बच्चे को सिलिया कैसे भोजन करने में मदद करता है, थोड़ा सा ऐसे समझ लेना, जैसे घर में आप लोग झाड़ू लगाते ना, झाड़ू में क्या होता है, ढेर सारा जो है ना वो आपका ब्रिस्टल होता है, मतलब फाइबर जैसा निकला होता है, धागा जैसा होता है, वो आपका वो जिसको जो आपका आपस में जुड़कर एक झाड़ू बनाता है। अब उसको जब हम मूव कराते हैं तो क्या होता है, जितनी आपकी वो धूल कण है या डस्ट पार्टिकल्स और जो रिमेन्स है आपके यूज वाले, वो सब एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। यही काम सिलिया करता है। सिलिया जब मूव करता है ना तो उससे क्या होता है कि जो भी फूड वगैरह है वो एग्रीगेट होके साइटोफेरिंक्स में घुस जाता है। ठीक है, प्लस ये आपका इसको पानी में तैरने में मदद करता है, स्विमिंग में मदद करता है, तो इससे एक जगह से दूसरी जगह ये मूव कर सकता है। जबकि यही काम यहाँ स्यूडोपोडिया जो है ना इसको चलने में चिपक के सबस्ट्रेटम पर मदद करता है। ठीक है, तो दोनों का अंतर जो था वो क्लियर हो गया। आपको याद हो तो न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स एनिमल होता था किसके थ्रू, थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर बात करें तो इसमें है दो चीज था, एक तो था एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ग्लैंड्स। ठीक है, दो थे। एक मिनट, अब यहां पर एलिमेंट्री कैनाल जो था ये था डाइजेशन साइट, डाइजेशन साइट। और ये जो है डाइजेस्टिव एंजाइम ये क्या करता है, एंजाइम, एंजाइम, एंजाइम्स देता है। दोनों का अपना अपना काम है, एक आपका डाइजेशन साइट है और एक है एंजाइम्स देता है। अब ह्यूमन बीइंग का अगर बात करूं तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसका जो गट होता है वो करीब about 9 मीटर इन लेंथ। अगर पूरे लंबाई का बात करें तो करीब करीब 9 मीटर का होता है। 9 मीटर मतलब समझ सकते हो कितना लंबा होता है। तो ह्यूमन बीइंग में हम लोग शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल का बात और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का बात। ठीक है, अब हम नीचे झुका के पहले में गट का बात करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल का बात करते हैं। तो शुरू कैसे होता है, तो देखो हम लोग जो खड़े हैं दो छेद है, एक ऊपर में ये नजर आ रहा है, एक ये छेद है पोर जिसको बोलेंगे। ये जो पोर है, जो नाक जिसको बोल रहे थे, नाक में जो छेद है इसका नाम है नॉस्ट्रिल। हाँ, ये जो नाक का छेद है दो, इसका नाम है नॉस्ट्रिल। ठीक है, ये या एक्सटर्नल लेयर बोलते हैं, बाहरी नाक का छेद बोलते हैं इसको, किसको, ये जो छेद था। और ये जो छेद है जो लीप से घिरा हुआ है इसको बोलते, ओठ से घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं माउथ। तो रियली में आपका जो गट है या एलिमेंट्री कैनाल है शुरू कहां से होता है, माउथ से। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये जो नॉस्ट्रिल था, नाक का जो छेद था,
ये नाक का जो छेद था वो आगे बढ़ के नली में बदल जाता है, जिसका नाम है नेजल ट्यूब या नेजल चैम्बर। ठीक है, वो भी दो होगा। और नीचे है आपका बकल कैविटी। हाँ, माउथ के अंदर घुस जाए हम तो जीभ दांत है, ये है बकल कैविटी। हाँ, तो ऊपर में नेजल ट्यूब था और नीचे में बकल कैविटी है। अब ये दोनों को एक दूसरे से अलग करता है कौन? एक देखिए, एक चपटा सा रचना है पैलेट जिसका नाम है, वो अलग करता है। नेजल ट्यूब और बकल कैविटी दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं एक ही ट्यूब में, नली में, जिसका नाम था फेरिंग्स। देखो अलग से भी फेरिंग्स को दिखाए हैं। फेरिंग्स क्या है भाई? कीप नुमा ऐसे नली होता है, कीप नुमा, है ना, टीप के जैसा होता है, ऐसे कीप नुमा। ठीक है, ये कीप नुमा नली जो है ना, उसी का नाम क्या है? फेरिंग्स। अब फेरिंग्स आगे जाकर दो नलियों में बढ़ जाता है, जैसे ये दो हाथ है ना हमारा, वैसे दो नलियों में बढ़ जाता है, एक आगे के तरफ और एक पीछे के तरफ। हाँ, ये देखो, ये तो फिर से हम बताना चाह रहे हैं, ये तो माउथ था, ये नेजल क्या था? नेजल ट्यूब का छेद है जिसका नाम है नॉस्ट्रिल या एक्सटर्नल लेयर। और ये जो अंदर में नली है ना, इसी का नाम बोल रहे हैं नेजल ट्यूब। अंदर का जो नली है, इसके अंदर अंदर में जो जगह है जिसमें आपका जीभ है, हमारा जीभ है, उसको बोल रहे हैं बकल कैविटी। ऐसे फाड़ के अगर देखोगे किसी दूसरे बच्चे का या दूसरे व्यक्ति का, तो अंदर में एक लटका हुआ जैसा मिलेगा कुछ मांसल रचना, उसको बोलते हैं यूव्यूला। यूव्यूला, UVULA, यूव्यूला। हम इसको इसलिए यहां पर नहीं दिखाना चाह रहे कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जगह नहीं। तो नेजल ट्यूब को बकल कैविटी से अलग कौन कर रहा था? एक चपटा आपका पार्टीशन वाल है जिसका नाम है फ्लैटेंड पार्टीशन वाल है, जिसका नाम ऐसे था रहता है। ऊपर में नेजल ट्यूब और नीचे में क्या है? बकल कैविटी। इस चपटा जो रचना है जो दोनों को अलग कर रहा है एक दूसरे से, उसका नाम है पैलेट। आगे जाके फिर दोनों जो है ना एक कीप नुमा रचना में कोन शेप्ड स्ट्रक्चर में जाके या ट्यूब में खुल जाता है, जिसका नाम फेरिंग्स है। फेरिंग्स में दो नीचे पोर है, छेद है, दो अलग अलग नलियों का। आगे वाले नली का नाम लैरिंग्स है, पीछे वाला नाम नली का नाम ओसोफेगस है। लैरिंग्स का जो छेद होता है उसका नाम है ग्लॉटिस। ठीक है, ऐसे दो छेद होता है, इस तरह का देख सकते हो, इस तरह का दो छेद है। एक का नाम है ग्लॉटिस जो कि लैरिंग्स में खुलेगा, और एक का नाम है गल्लेट जो कि ओसोफेगस में खुलेगा। अब ये जो ग्लॉटिस है, मान लीजिए हम लिए ये ग्लॉटिस है, तो ग्लॉटिस के ऊपर में एक ऐसे ढक्कन होता है जो बंद होता है समय समय पर और खुलता है। इस ढक्कन का नाम है इपीग्लॉटिस। किस पर होता है? ग्लॉटिस पर, ध्यान रखिएगा। बगल में इसका कौन था? गलेट था। गलेट पर कोई ऊपर से ढक्कन नहीं है। ढक्कन किस पर होगा? ग्लॉटिस पर। दोनों छेद में से बंद और खुलेगा कौन? ग्लॉटिस। गलेट जो है वो हमेशा खुला रहेगा। ठीक है, गलेट किसका ओपनिंग है? ओसोफेगस का। किसमें? फेरिंग्स में। गलेट किसका है? ओसोफेगस का, फेरिंग्स में। ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर चाहो तो उसको लेबल भी कर दे सकते हो, यहां भी उधर ग्लॉटिस कर ही दिए हो तो इधर कर दो गलेट। हाँ, और बड़ा में भी इधर किया हुआ है। अब गलेट का जो ओपनिंग है ओसोफेगस में गया। ओसोफेगस नली है, मतलब यहां से जहां आपका गर्दन शुरू हुआ, यहां पर देखो ये गर्दन, तो गर्दन जो शुरू हुआ ना, वहां से दो नली है। ये जो है ना दो नलियां हैं। एक आगे की नली है, देखो ऐसे घुमाना चाह रहे हैं, उधर हट जाते हैं। हाँ, ये आगे की जो नली है इसका नाम है ओसोफेगस, और इसके जस्ट पीछे जाएंगे हम। ठीक है, इसके जस्ट पीछे जाएंगे हम ऐसे, तो पीछे का जो नली है उसका नाम है क्या? इसके जस्ट पीछे का नाम क्या है? ओसोफेगस। और आगे वाला ये जो नली नजर आ रहा है आपको, इसका नाम है लैरिंग्स। लैरिंग्स का ओपनिंग है ग्लॉटिस, जबकि ओसोफेगस जो पीछे में नली है उसका नाम, उसका जो ओपनिंग है उसका नाम है गलेट। अब ओसोफेगस जो है वो एक बड़ा सा चैम्बर में आके खुलता है जिसका नाम है स्टोमक। स्टोमक कहाँ होता है और ओसोफेगस कहाँ होता है? थोड़ा सा बॉडी पे देख लो, तो वो जो आपका स्टोमक है ना,
जस्ट आपका जहां पर ये छाती खत्म हो रहा है उसमें बायां तरफ होता है, बायां तरफ ऐसे, ठीक है। इस प्रकार का एक रचना है, बायां साइड में ऐसे पड़ा होता है, ठीक है। और ये जो आपका पूरा यहाँ ये जो गर्दन है, गर्दन से लेकर गर्दन में होकर और ये चेस्ट रीजन में वो जो नली होता है, उस नली का नाम ही ओसोफेगस है। तो ओसोफेगस क्या है? वो नली है जो कि गलेट और उस स्टोमक के बीच में है। गलेट छेद था फेरिंग्स में ओसोफेगस का, और स्टोमक जो है ना यहाँ पर है। स्टोमक को भी कई रीजन में बांटते हैं। अब ये जो आपका छेद है, पोर है, उसका नाम कार्डिया है, उसमें जो है ना स्टोमक में आकर खुल गया ओसोफेगस। स्टोमक आपका कहाँ बटा है? जस्ट रिब्स जहां पर पसलियां समाप्त होती है बायां साइड में, थोड़ा सा बीच से, है ना, बीच में ही है लेकिन थोड़ा सा बायां ज्यादा हो जाता है। ये स्टोमक हो गया। स्टोमक से आगे बढ़ते हम हैं तो आपका छोटी आंत की शुरुआत हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत होती है। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट था डियोडिनम, जिसमें आकर स्टोमक खुला है। तो स्टोमक किसमें खुला? डियोडिनम में। तो याद रखना है, दिमाग में रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत कहां से होती है? स्टोमक के जस्ट नीचे से, जिसका नाम है डियोडिनम। डियोडिनम जो है ना, उसके बाद का जो अगला जो ट्यूब है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है उसी में, उसका नाम है जेजुनम। जेजुनम के आगे जब हम बढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जो अगला पार्ट है, ट्यूब है, उसका नाम है इलियम। इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं भाई? बहुत बड़ा है ये, काफी बड़ा होता है। हाँ, करीब करीब आपका लार्ज इंटेस्टाइन के तुलना में दुगना हो जाता है, 6 मीटर करीब होता है। लेकिन इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो कम होता है, तो लेस डायमीटर होता है। इसका डायमीटर जो होता है ना, कम होता है डायमीटर, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। डायमीटर मतलब मोटाई, है ना, गोलाई। तो इसका जो मोटाई या गोलाई होता है ना, गोलाई लार्ज इंटेस्टाइन के तुलना में कम होता है, इसलिए इसका नाम है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। लंबाई के मामले में ये लार्ज इंटेस्टाइन से करीब करीब दुगना से ज्यादा होता है। दुगना से भी ज्यादा होता है, 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना होता है, ऐसे बात है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है काफी लंबा होता है लार्ज इंटेस्टाइन के तुलना में। लार्ज इंटेस्टाइन करीब 1.5 मीटर होता है, हाँ, जबकि ये 5 से 6 मीटर तक होता है। तो ये सोच लो कितना ज्यादा लंबा है। तो उस वो आपका जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो आपका शुरू हुआ डियोडिनम से और समाप्त हुआ कहाँ? समाप्त हो रहा है वो इलियम में। अब इलियम जो होता है वो आपका जाकर खुल जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के एक छोटा सा चैम्बर में, और उस चैम्बर का नाम है सीकम। तो सीकम की शुरुआत हो गई कहां से? आपका सीकम की शुरुआत, सॉरी, लार्ज इंटेस्टाइन की शुरुआत हो गई कहां से? सीकम से। तो सीकम इसमें पहला हो गया। सीकम जाता है कोलोन में। ये जो बाकी जो हिस्सा देख रहे हो, यहां से सिक्कम है, यहां से शुरू हुआ सिक्कम का बात, और ये सिक्कम में ही नीचे में एक छोटा सा कीड़ानुमा रचना होता है निकला हुआ, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कहां पर है देख लो, दाहिने साइड में है, राइट साइड में नीचे, ठीक है। जहां पर पैर जो है ना आपके पेट के पे मिल रहा है, अगर पैर को उठाओगे जस्ट वो पेट में जहां मिल रहा है, वहां पर दाहिने साइड में जो है ना अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स सब में होता है। हाँ, कुछ लोगों को इसमें सूजन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस रोग को बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। क्या बोलते हैं? अपेंडिसाइटिस। तो अगर किसी को यहाँ पर दाहिने साइड में नीचे में दर्द हो रहा है, एब्डोमेन में, पेट के रीजन में, एब्डोमेन जिसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में, तो उस रीजन में अगर दर्द हो रहा है तो अपेंडिसाइटिस है, ना कि अपेंडिक्स। अपेंडिक्स तो है ही, उसमें सूजन हो गया है, स्वेलन हो गया है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है, उसमें जलन हो रहा है, बर्निंग। इन्फ्लेमेशन ज्यादा अच्छा शब्द है। इन्फ्लेमेशन में 4 बात आ जाते हैं, क्या क्या? सूजन, स्वेलन हो गया है, उसमें बर्निंग है, उसमें दर्द है, पेन हो रहा है, और लाल हो गया है, रेडनेस हो गया है। ये 4 अगर हो तो उसको बोलते हैं हम इन्फ्लेमेशन। और सूजन में केवल फूल जाना, कहीं पे कोई फूल गया है, दर्द नहीं कर रहा है, जलन नहीं हो रहा है, लाल नहीं हुआ है, तो वो आपका स्वेलिंग है। लेकिन इन्फ्लेमेशन में स्वेलिंग के साथ साथ 3 और आएंगे। पहला तो स्वेलिंग होगा ही,
इन्फ्लेमेशन में। दूसरा उसमें क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, वो जलन होगा, उसमें बर्निंग होगा, और तो और दर्द तो बोले ही आपको, है ना, दर्द होगा, पेन, तो 4 होंगे, तब उसको बोलेंगे इन्फ्लेमेशन। तो अपेंडिसाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन इन अपेंडिक्स, एक रोग है जो मुख्यतः बैक्टीरिया और कुछ जो है ना अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हो जाता है। इसका उपाय है कि दवा खा के इसको ठीक किया जा सकता है, और नहीं तो फिर अंततः इसको हम लोग ऑपरेशन के द्वारा हटा देते हैं, यहां से काट के हटा दिया जाता है। अब ये है सिकम, जो पहला पार्ट है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। सिकम जो है ना वो देखो फिर ऊपर की तरफ चढ़ा है एक नली, यहां से ऐसे, है ना, सिकम से ऊपर एक नली चढ़ा है, ऐसे घूम के फिर आया है। सोच लो, स्टोमक के जस्ट नीचे से जो है ना, मतलब डियोडेनम के पास से वो फिर नली जो है ना नीचे जा रहा है। ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का बड़ा सा पार्ट जिसका नाम है कोलोन। कोलोन, ठीक है। तो कोलोन जो है, सबका लंबाई जो है ना वो अलग से लिखवा देंगे, कौन कितना लंबा है, कौन कितना क्या है, क्योंकि हो सकता है आपको लग रहा होगा कहीं पे 1.5 बोल रहे हैं, कहीं पे 6 बोल, हम इसलिए इसको बोल रहे हैं, हम केवल तुलना के लिए बोल रहे हैं, हम एक्यूरेट अभी आपको नहीं बता रहे हैं, इसलिए नहीं बता रहे कि यहाँ पर हम याद करने के लिए नहीं बोले किसका लंबाई कहाँ है, वो लिखने का चीज है, वो देखने का बात है। यहाँ पर सिर्फ ये आपको हम बताना चाह रहे हैं कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है काफी लंबा, लार्ज इंटेस्टाइन की तुलना में स्मॉल इंटेस्टाइन काफी लंबा होता है, लेकिन डायमीटर कम होने के कारण उसे छोटी आंत कहते हैं, है ना, वो पतला होता है इसलिए उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में क्या देख रहे हो आप, ये छोटा है उसके तुलना में, स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में, लेकिन काफी इसका एरिया ज्यादा है, मतलब इसका जो डायमीटर है ना वो ज्यादा है। तो इसका जो डायमीटर होता है वो मोर होता है, मोर डायमीटर, या क्या बोलते हैं, काफी ज्यादा ग्रेटर होता है, मोर डायमीटर होता है, और इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, बड़ी आंत बोल रहे हैं। तो बड़ी आंत में पहला कौन था, सिकम, दूसरा कौन है, कोलोन, ये पूरा नली जो है ना ये है कोलोन। कोलोन को भी 4 भाग में बांटते हैं हम, असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन, ये डिसेंडिंग कोलोन, ये सिग्मोइड या एस कोलोन, ठीक है। ये जो है देखो एस जैसा आकृति का है, इसको बोलेंगे सिग्मोइड या एस कोलोन। तो ये कोलोन का भी 4 हिस्सा हो गया, वो आगे 11th के क्लास वगैरह में आएंगे, मेडिकल वगैरह में वो सब देखते हैं। नीचे आ जाओ, ये है आपका एक चैम्बर वैटर है जहां पर इकट्ठा होता है आपका अनडाइजेस्टेड वेस्ट फिशेस के रूप में टेम्पोरली, और उसको बोलते हैं रेक्टम। तो रेक्टम जो है ना वो तीसरा भाग है और अंतिम भाग है किसका बाबू, लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। और उसका जो पोल है उसका नाम है एनस, माउथ से शुरू हुआ था, देखिए यहाँ माउथ से शुरू हुआ था और एनस पे समाप्त हुआ, ठीक है, एनस पे समाप्त हो गया। बीच बीच में जो नली का हिस्सा था वो आपको हम बता दिए। इसमें 2-3 रचना और है जिसको हम जोड़ना चाहेंगे, और उस रचनाओं को बोलते हैं डाइजेस्टिव क्या, ग्लैंड्स, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को भी यहाँ पर हम जोड़ देना चाहेंगे, जल्दी से हो जाएगा, थोड़ा सा आप रुको। गट है और प्लस हम यहाँ पर जोड़ दिए हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, है ना, 2 जोड़ दिए। अब यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी जोड़ दिए। डाइजेस्टिव ग्लैंड में 2 आपका ग्लैंड प्रमुख रूप से आपको नीचे में नजर आ रहा है और 3 ग्लैंड ऊपर में है। सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। देखो 2 जीभ के नीचे, 2 जो है ना ज्वाइंट्स पे, जहां जबड़ा आकर ज्वाइंट्स होता है, तो जो नीचे है जीभ का उसको सबलिंगुअल कहते हैं, जबकि जबड़ा पर जो ज्वाइंट जबड़ा जबड़ा दोनों जो है ना उसके जो आपका ज्वाइंट्स पे है, मतलब दोनों के मिक्स स्थान पर, मिलने वाले स्थान पर है, उसका नाम है सब मैंडिबुलर या सब मैग्जिली। मैंडिबुलर जो है ना ये नीचे वाले जबड़ा के हड्डी को मैंडिबुल बोलते हैं, जबकि ऊपर का जो जबड़ा का जो हड्डी है उसका नाम है मैग्जिली। तो दोनों के नीचे में है मिलने वाले स्थान पर, इसलिए इसका नाम है सब मैंडिबुलर या सब मैग्जिली। खुलता आगे आके ओपनिंग है लेकिन रहता पीछे है, ध्यान रखिएगा, ये रहता पीछे है, खुलता आगे है, ठीक है। तो अभी हम केवल स्केच डायग्राम बना दिए हैं, उससे आप काम चलाना है।
तो आपके सैलिवरी ग्लैंड्स 3 हो गए, 2 हो गया, आप 3 प्रकार के हो गए, सॉरी संख्या कितना है वो 6 हो जाएगा। कैसे देखो, 2 आपका हो गया जीभ के नीचे, ठीक है, और 2 जो है ना आपका मतलब 1 पेयर हो गया दोनों तरफ से दाएं बाएं, कहां पर, जहां पर आपका मैंडिबल मैक्सिली के नीचे साथ मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, खुलेगा आगे आके, वो उसका जो जूस आता है वो आगे आके निकलता है, लेकिन रहता है यहाँ, इसे सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिली कहते हैं। और 2 यहाँ पर चीक रीजन में होता है, जस्ट कान के नीचे, ठीक है, चीक रीजन में। और चीक रीजन जो है ना आपका यहाँ पर गलफुल्ली, नाम सुने होंगे, मम्प्स, इसी में इन्फेक्शन हो जाता है तो होता है, यहाँ पर होता है, देखो ये है आपका पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड यहाँ पर होता है। तो 3 आपको बता दिए सब, यहाँ पर 2 हो गया, एक दाया एक बाया में जीभ के नीचे, उसका नाम क्या बताया आपको, सबलिंगुअल, ठीक है, सबलिंगुअल है। उसके बाद आपको यहाँ बताया जहां पर दोनों ज्वाइंट्स है, किसका, आपका जाग बोन का, उसका नाम है सब आपका मैंडिबुलर या सब मैक्सिली। और आपको कहाँ बताया, यहाँ पर चीक रीजन में जस्ट कान के नीचे या बगल में, इसका नाम था कौन, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। तो 3 हो गया टाइप का, और टोटल संख्या 6, दाया बाया मिला के ऐसे 6 हो जाएगा। 2 आपका यहाँ, 4 और 2 आपका पैरोटिड, दाया और बाया। अब उससे आगे जब बढ़ते हैं तो सैलिवरी ग्लैंड जो है ना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवार पर भी होता है और स्टोमक के दीवार पे भी होता है। तो दीवार पे उसको मने मने कर लेंगे, उसको हम दिखा नहीं सकते चूंकि दीवार पर है। लेकिन 2 और प्रमुख ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसको हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। एक लीवर है जो दाहिने साइड में है, स्टोमक आपको बताए थे बीच में है और थोड़ा सा बाएं की तरफ ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन लीवर जो है ना वहीं पर दाहिने साइड में, मतलब आपका पसली जहां समाप्त हो रहा है, पसली उसके वहीं पर जो है ना दाहिने साइड में लीवर है और बाएं साइड में क्या है, स्टोमक है। बाएं साइड में अगर हम जाते हैं तो स्टोमक, और दाहिने साइड में अगर जाएंगे तो क्या है, लीवर है। और लीवर जो है ना अंततः एक और ग्लैंड के साथ मिलकर खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उस ग्लैंड का नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जस्ट स्टोमक के नीचे होता है, ठीक है, किस साइड में, बाएं साइड में। और ये आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव आपका ग्लैंड और ट्यूब्स है। ये पूरा आपको दिखा दिए। अब इसको आप अपने किताब में, बुक में भी देख लीजिएगा, और कुछ भी पूछना हो